तो दू गो नाव पर एक बेरी गोड़ धैल जाए तो ओकर नतीजा तो बढ़िया ना होखेला। अच्छा सर, पहले देखल जाए कि यहाँ के थिंक टैंक लोग, पॉलिटिशियन लोग, मंत्री लोग, प्रधानमंत्री लोग इंडिया टूर, दिल्ली टूर में काठमांडू से बहुत ज़्यादा व्यस्त रहत रहने लोग। आज समय उल्टा परिवर्तन हो रहल बा। पत्रकार लोग के टोली एक बेर जा रहल बा, बिजनेसमैन के टोली एक बेर जा रहल बा, पॉलिटिशियन लोग के टोली एक बेर जाता, मंत्री संत्री लोग एक बेर जा रहल बानी, नेता लोग के कंटिन्यू अपने के विजिट हो रहल बा बीजिंग। ई का हो रहल बा ई? सबके वो चीन भ्रमण से लौटत में एक गो वर्ड कहत रहे कि हमनी के एक चीन नीति पर दृढ़ बानी। प्रचंड जी ओकरा के चेंज कैलन। ई कहलन जे हम ताइवान के चीन के अभिन्न अंग मानतानी। दोनों शब्द में बहुत बड़ा अंतर बा। एक चीन नीति एगो चीन बा, एगो चीन नीति हम मानतानी। कुछ लुकावल बा ओमे। आ प्रष्ट रूप से ई कह दियल कि हम ताइवान जे बा चीन के अभिन्न अंग ह, हम ओकरा साथ खड़ा बानी। तो नेपाल के एक और देखिए राजनीति चाइना और टिल्ट लोकल। वही टाइम में भारत में प्रशांत क्षेत्र के प्रधान सेनापति के जौन सम्मेलन भइल, हमनी के तो एमसीसी कॉम्पैक्ट सही कैले बानी। पैसिफिक अथी इंडो पैसिफिक सैन्य समझौता तो नहीं कैले। तो नेपाली आर्मी के चीफ प्रभुराम शर्मा उनमें सहभागी भइलन। तो हमनी के का मैसेज देवे के चाहतानी, हम इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी के संगे बानी कि चाइना के संगे बानी। अंतर्राष्ट्रीय रूप से ई चीज के बड़ा खोजी हो रहा बा। हमनी के अस्पष्ट बानी हमनी कहाँ बानी। चीन आक्रामक रूप से नेपाल में अपन प्रभाव विस्तार करे में लागल बा। एक स्पष्ट संकेत रहुआ जौन चीन के राजदूत काठमांडू में वक्तव्य दिलन उससे क्लियर हो चुकल बा। जैसे एकरा के हमनी के अन्यथा लेवे के कोनो बातें नहीं है ना। चीन आक्रामक रूप से लागल बा, एलिए लागल बा कि एगो तो नेपाल के भारत के संगे 10,000 मेगावाट के समझौता हो गई, ओकरा ऊपर से एमसीसी हो गई। तो ओकरा ई महसूस हो रहा बा कि भाई हम कहीं ना कहीं, हालांकि अभी आर्थिक रूप से देखें तो एगो आश्चर्यजनक तथ्य का मिली, लगानी के हिसाब से अभी नेपाल के सबसे बड़का सहयोग करे वाला देश चीन बा। भारत 2 नंबर में बा, अमेरिका 3 नंबर में बा लगानी के हिसाब लगानी के हिसाब से। आज के डेट में लगानी के हिसाब से चीन 1 नंबर, भारत 2 नंबर, अमेरिका 3 नंबर में बा। लेकिन टिल्ट इनका प्रचंड के गईला के बाद 10,000 मेगावाट के समझौता भइल, महाकाली वाला जल्दी से करे के बात भइल, ई सब देख के ओकरा अब भी तो अपन प्रभाव विस्तार करे के बा। देश के अर्थतंत्र लोग कह रहल बा कि श्रीलंका जैसे हाल हो जाए, कर्मचारी लोग के तलब टाइम से नहीं मिले सकत, महंगी वहिंगा बढ़ गई, अपने के अनियमितता, भ्रष्टाचारी, एगो इंटरनेशनल गोल्ड के ट्रांजिट पॉइंट नेपाल बन गए। ये सब लेके अपने के आगामी दिन अब नेपाल के कैसा होई? आगामी दिन तो वो हमनी के हाथ में बा, हमनी के निमन चलाएम निमन चली खरा। तत्काले आज बिहान में श्रीलंका होके की स्थिति हम नहीं देखत। अब मूल मुद्दा का बा कि कुछ बात ऐसा बा जौन हमनियों के समझ से बाहर हो रहा बा। कैसे बाहर हो रहा बा? तो राष्ट्र बैंक के डाटा निकला था जे 3 खरब 40 अरब रुपया राष्ट्र बैंक के ढुकरी में सरकार के जमा बा। 1.5 खरब रुपया बैंक में प्रणाली में चला था। राष्ट्रीय बैंक के अनुमानित, अभी तो डाटा नहीं के निकल, लेकिन एगो हमनी के अनुमान कैले बानी जे 6.5-7 खरब के कैश सर्कुलेशन में नेपाल में रहेला। तो अब वो 1.5 खरब 7 खरब के इकोनॉमी के रुआ 1.5 खरब में चलाएम तो बाजार में का होई, पैसा कहाँ रही? मतलब जेन तेन धाने वाला काम हो रहल बा। जेन तेन धाने वाला काम हो रहा। आज जैसे अभी न्यूज रिपोर्ट बा, मोटा मोटी कंस्ट्रक्शन कंपनी सबके गवर्नमेंट के भुगतान करे के 1 खरब रुपया बाकी बा। 1 खरब में 50 अरब अगर भुगतानी भई रही तो मार्केट में तो करेंसी आई न। 50 अरब रुपये तो ठेकेदारे लेके ना बढ़ जाई, वो अपना मैनेजर के दी, वर्कर के दी, सुपरवाइजर के दी, इंजीनियर के दी, तो ओकरी के खलती में पैसा आई न। तो पैसा आई तो का होगा, जब एबिलिटी हो गया तो विलिंगनेस डेवलप हो गया। अर्थशास्त्र के बेसिक प्रिंसिपल है, जब तक एबिलिटी ना हुई विलिंगनेस डेवलप ना हुई। अब यहाँ तो एबिलिटी नहीं है तो विलिंगनेस कहाँ से डेवलप होगा?
तो काहे सरकार ऐसे कर रहा बा ये हमनियों के समझ से बाहर बा। बेरोजगारी के बारे में का कही? अब बेरोजगारी तो देखिए अभी जौन कुछ दिन से वो अध्ययन में हम लागल बनी नेपाल के औद्योगिक वातावरण औद्योगिक संबंध पंचायत काल में कैसन रहे अभी कैसन बा कह के बहुत डर लागदो का तथ्य के बा कि जितना बॉर्डर बेल्ट बा ना पूरा बॉर्डर बेल्ट के इंडस्ट्रियल सेक्टर में नेपाली मजदूर के तुलना में भारतीय मजदूर ज़्यादा कार्यरत बा ठेकेदार के मार्फत और श्रम महीने में ऐसा व्यवस्था कल गई बा कि ओखनी के प्ले कर सकेला। हम हाई भाई के ठेकेदार बना देनी तो उनका नागरिकता भी बा नेपाल के नागरिक होवन अब वो कहाँ से वर्क कर ले होता हमारा क्या मतलब भाई। ये हिसाब से काफ़ी हो रहा है। एक दूसरा महत्वपूर्ण बात का बा हम इस चीज़ पर विशेष ध्यान देवे के चाहे कि 2072-73 तक रे देश के कुल गृहस्थ उत्पादन जो हमने के कहे नहीं कुल गृहस्थ उत्पादन में औद्योगिक क्षेत्र के योगदान 10% रहा है अभी 5% बा। व्यवसायी लोग और उद्योगी लोग के सरकार कसत जा रहल बा, टैक्स उठावे के ज्यादा नीति बा, नटी पकड़ पकड़ के नींबू जैसे निचोड़ दलक, ऐसा का कह देखिए अब वो नींबू ऐसे निचोड़ी तो रसो तो उतने निकली जितना में हुई। अब रुआ सुनते हो कि बहुत लोग यहाँ से पलायन कर रहा बा कितना प्लांट सब बंद हो गए। हाँ तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में एगो निश्चित रूप से रुआ का मानी कि 46 साल में प्रजातंत्र स्थापना भैला के बाद जो हमने के उदारीकरण के नीति लेनी न तो उनमें व्यापार और सेवा क्षेत्र में नेपाली कांग्रेस की नीति बहुत सफल भई। आज भी नेपाल के इकोनॉमी के वही चेंज धनले बा लेकिन औद्योगिक क्षेत्र में सफल ना भई। उद्योग धंधा सब चौपट हो गए। एगो सिंपल उदाहरण रुआ के देम विराटनगर जूट मिल जनकपुर चुरट कारखाना बीरगंज चीनी कारखाना बुटवल चीनी कारखाना और वही अतरिया के रेजिन टर्पेंटाइन ये सब उद्योग सब विदेशी सहयोग में बनल रहा है आ सब कैश क्रॉप वाला उद्योग रहा है मैंने माल डिलीवरी कैश हाथ में ठीक बा सब बंद हो गए। वो सारा के सारा लाइन से बंद हो गए। आज किसान काहे नहीं पगलाइल बा। राजतंत्र के बात उठ रहा हो। अब वो तो बैक भइल तो हमारा नहीं लागत जे आज के समय में संभव बा। हालांकि अब भविष्य में का होखेला कि वो प्रेडिक्ट ना कर सकेला। लेकिन इहे व्यवस्था में भी ये लोग ईमानदारी से अगर काम करे तो बहुत कुछ कल जा सकेला। ऐसा बात देखे जी व्यवस्था में लेकिन वो तो हमनी में बाई एंड लार्ज थोड़ा सा ईमानदारी के कमी बा। सांप्रदायिक द्वंद्व के बारे में का हाँ तो सांप्रदायिक के मूल मुद्दा का हो अमेरिका के CIA के एगो एजेंट रहलन हमारा नाम अगर याद बा तो हम जोनाथन पाउल न्यास ऐसे कुछ नाम रहे उनकर एगो किताब निकलल बा द ऑर्फेन चाइल्ड करके। हम पत्रिका में भी 3-4 बार इस चीज़ के उदाहरण दे सकनी। नेपाल के वस्तुगत स्थिति अध्ययन करके अपन रिपोर्ट CIA के दिले पड़ा। वो रिपोर्ट में लिखल बा कि नेपाली जनता के धनी या गरीब को डिवाइड ना कर जा सकेला। एकरा के डिवाइड करे के एक एगो पॉलिसी बा का या धर्म युद्ध करावल जा सकेला। ये रिपोर्ट गईला के बाद रुआ नेपाल के इतिहास के ध्यान करी जन आंदोलन में कहीं से 62-63 में होके चाहे 46 में होके नेपाल में धर्मनिरपेक्षता चाहिए क्योंकि एको गो नारा लगा रहे ना लगा रहे धर्मनिरपेक्षता आ गई। अब कहाँ से आयली सबका क्लियर बा केहू जानत नहीं है लेकिन क्लियर सबका बा। ओकरा बाद का भइल पहला संविधान सभा जो गठन भइल उमे विजय लामा के विजय सुब्बा कह के एगो सांसद रहलन अध्यक्ष रहलन स्वर्गीय सुभाष डेम्बाङ। तो ILO के इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के एगो कन्वेंशन बा 169 रवा नेट में चेक कर लें। वो कन्वेंशन दक्षिण एशिया में नेपाले सबसे पहले पास कैला ध्वनि मत से संसद में के बार पास 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 हो गए। उमें इतना खतरनाक वर्ड लिखल बा ओकरा अगर वो अध्ययन करे नेट से डाउनलोड करके तो रुआ पता चली कि हमनी के कौन ट्रैप में फंस गए बनी। आई बात पर हम बारम्बार लिखता नहीं लेकिन हमनी के समाज जानते बनी क्वेश्चन बा कि अब हमनी के एगो तो बीरगंज में लिखे नहीं तो बीरगंज के लोग पढ़ेला बीरगंज के लोग पॉलिटिकली पावरफुल नहीं थे ऊपर के लोग तक हमनी के लेख का पड़ी
पढ़बे ना करी। का लिखल बा ओमे सर, का लिखल? उमें इहे चीज लिखल बा कि है जितना ई धार्मिक समाज बा नु एकनी के स्वायत्त शासन करे के अधिकार मिले के चाहिए। आज का हो गइल बा जो हर एक धर्म ग्रुप जौन बा अपन यूनिटी कर रहल बा। अभी का होई कि यूनिटी भइला के बाद से बिहान सीट के बार्गेनिंग हुई। एमएलए को सीट दी तो एमएलए उरी चल जाए, आ कांग्रेस जो सीट दी तो बेसी दी तो कांग्रेस उरी चल जाए। नीति के लड़ाई नेपाल में अब चले वाला नहीं है सीट में। जातीय संगठन धार्मिक संगठन के आधार पर जौन जहाँ शक्तिशाली बा बार्गेनिंग करी, जे बेसी सीट दी ओकरा ओरी जाई, जाके जीत।